कैरेबियन सी का शांत और नीला पानी, बीचों बीच चलती एक यॉट पर टॉम अपनी फैमिली के साथ ट्रिप एंजॉय कर रहा है। टॉम और उसका बेटा बेन फिशिंग में बिजी है। बेटी कैसी अपने गैजेट में डूबी हुई है। सब कुछ नॉर्मल और मजेदार लग रहा होता है, लेकिन जैसे ही जूलिया तैरने के लिए पानी में उतरती है, माहौल अचानक बदल जाता है। पहले तो सब ठीक लगता है, मगर फिर उसे महसूस होता है कि कोई बड़ा और अदृश्य साया उसके नीचे मंडरा रहा है। उसका दिल तेज धड़कने लगता है। उसी वक्त यॉट के इंस्ट्रूमेंट्स भी अजीब तरीके से गड़बड़ करने लगते हैं, पर टॉम इस ओर ध्यान ही नहीं देता। दूसरी तरफ जूलिया की हालत बिगड़ती जाती है। वो डूबने लगती है, मदद के लिए चीखती है, मगर यॉट पर किसी को कुछ सुनाई ही नहीं देता। टॉम तुरंत यॉट का कंट्रोल संभालता है और उसे जूलिया की तरफ मोड़ देता है। फिर पानी में कूदकर जूलिया तक पहुंचता है। बच्चों की मदद से वे जूलिया को ऊपर खींचते हैं और उसे होश में लाते हैं। टॉम गुस्से में होता है क्योंकि वो हमेशा कहता है कि तैरने से पहले सबको बताना जरूरी है। जूलिया माफी मांग लेती है और बात जल्दी ही खत्म हो जाती है। वैसे भी उस दिन का माहौल हल्का हो जाता है क्योंकि आज उनके बेटे बेन का 13वां बर्थडे होता है। टॉम केक पर मोमबत्तियां जलाता है। सब मिलकर बेन को विश करते हैं और उसे गिफ्ट्स भी मिलते हैं। कैसी सबका एक ग्रुप फोटो खींचती है और पूरा परिवार मुस्कुराता नजर आता है। उसी दौरान कैसी के बॉयफ्रेंड का कॉल आता है। वो उससे स्विमिंग के बारे में पूछता है, लेकिन तभी अचानक मौसम बिगड़ने लगता है। दूर समुद्र में एक तेज और खतरनाक तूफान उठता है। इसे देखकर कैसी घबरा जाती है, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड उसे यकीन दिलाता है कि वह सुरक्षित है। थोड़ी ही देर बाद कनेक्शन कट जाता है। कैसी अपने माता पिता को जमीन पर आने वाले तूफान के बारे में बताती है, लेकिन तभी सभी को कुछ झटके महसूस होते हैं। वे जल्दी से डेक पर जाते हैं और देखते हैं कि यॉट के चारों ओर बड़ी बड़ी वेल तैर रहे हैं। टॉम बताता है कि कभी कभी तूफान में व्हेल रास्ता भटक जाती हैं, लेकिन ये जानवर यॉट को धक्का दे रहे हैं और उनको सुरक्षा को खतरे में डाल रहे हैं। टॉम पानी में कूदता है और थोड़ी ही देर में चोटिल होकर यॉट पर वापस आता है। उसे प्रोपेलर से कट लग गया था। जूलिया उसके कंधे की चोट को सिल देती है। टॉम बताता है कि यॉट के शाफ्ट शायद व्हेल की पूंछ से मुड़ गए हैं, इसलिए अब वे कहीं आसानी से नहीं जा सकते। बाद में कैसी फिर से संपर्क करने की कोशिश करती है, लेकिन कोई सिग्नल नहीं मिल रहा। रेडियो भी काम नहीं कर रहा। टॉम हिसाब लगाता है कि उनके पास 4 दिन का पानी है। वे शिपिंग रूट पर हैं, इसलिए कोई उन्हें ढूंढ ही लेगा। लेकिन बाहर से अजीब और डरावनी आवाजें आने लगती हैं। जब परिवार डेक पर निकलता है तो वे देखते हैं कि आसमान से चमकते हुए ऑब्जेक्ट्स गिर रहे हैं। ये उनके पास आते जा रहे हैं। टॉम रिस्क लेकर इंजन स्टार्ट करता है और यॉट को अगले मीटियोराइट से बचा लेता है, लेकिन इंजन पूरी तरह खराब हो जाता है। अगला ऑब्जेक्ट इतना करीब गिरता है कि वे देख पाते हैं कि ये असल में पृथ्वी के सैटेलाइट है। तेज हवा चलने लगती है और सारे इंस्ट्रूमेंट्स काम करना बंद कर देते हैं। डर के मारे परिवार यॉट के अंदर छिप जाता है। वे लाइफ जैकेट पहन लेते हैं और बुरे हालात के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी एक अजीब सी घंटी जैसी आवाज आती है, जिससे सिर दर्द और मिचली होने लगती है। टॉम मदद मांगने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ काम नहीं आता। रात मुश्किल से गुजरती है। सुबह वे यह देखकर राहत पाते हैं कि वे जिंदा हैं, लेकिन यॉट की साइड में बड़ा छेद है और समझ नहीं आता कि ये अभी भी तैर कैसे रही है। जब वे बाहर जाते हैं तो दंग रह जाते हैं। पानी गायब हो चुका है और उनका यॉट बीच में एक पत्थरीले रेगिस्तान पर खड़ा है, जहां पहले समंदर था। अब सूखा रेगिस्तान फैल चुका था। थोड़ी देर बाद टॉम अपनी फैमिली को भरोसा दिलाने की कोशिश करता है कि शायद सब लोग नहीं मरे हैं। वह मापतोल करता है और पाता है कि कंपास झूठ बता रहा है। उत्तर वहां नहीं है जहां होना चाहिए। इसका मतलब है कि पृथ्वी के पोल्स शिफ्ट हो गए हैं। ऐसा पहले भी हुआ था, लेकिन बहुत समय पहले। टॉम को पता चलता है कि समुद्र वहां पीछे हट चुका है जहां पहले जमीन थी, और शायद ज्यादातर इंसान अब नहीं बचे। कैसी इस सच को सह नहीं पाती और केबिन में भागकर अकेले रहने की मांग करती है। जूलिया बचे हुए सामान का हिसाब लगाती है, जबकि बेन आसमान में रंग बिरंगे गुब्बारे छोड़ता है। उम्मीद करता है कि कोई बचा हुआ इंसान उन्हें देख ले। इसी बीच टॉम रेडियो ऑन करता है और मदद के सिग्नल भेजता है। अचानक उसे जवाब मिलता है। नट्टो नाम का एक आदमी, जो एक छोटे सबमर्सिबल का कप्तान है। वे तब गहरे पानी में थे जब यह तबाही हुई, इसलिए बच गए, लेकिन सभी कम्युनिकेशन सिस्टम फेल हो गए हैं और किसी मदद की उम्मीद रखना मुश्किल है। नट्टो की गणना के मुताबिक समुद्र लगभग 1 हफ्ते में वापस आएगा और तब हालात बहुत कठिन होंगे। वह सलाह देता है कि वे ऊंची जगह ढूंढें और वहीं रहें। जूलिया बच्चों से कहती है कि अपना सामान पैक कर लें। टॉम सीधे कप्तान नट्टो से पूछता है कि क्या वह उनके बच्चों को बचा सकता है। नट्टो बताता है कि सबमर्सिबल बहुत छोटा है और उसका पार्टनर भी मर चुका है, इसलिए वह सिर्फ एक ही व्यक्ति ले सकता है। थोड़ी देर मनाने के बाद टॉम नट्टो को राजी कर लेता है कि वह दोनों बच्चों को ले जाए। टॉम अपने कोऑर्डिनेट्स देता है और मैप पर रास्ता तय करता है। वादा करता है कि कुछ ही दिनों में वहां पहुंच जाएगा। अगली सुबह परिवार लगभग तैयार हो जाता है।
टॉम डेक पर निकलता है और देखता है कि एक आदमी अपने कुत्ते के साथ पास आ रहा है। वह रोज के पास जाता है और हेलो कहता है, लेकिन पाता है कि आदमी घायल है। टॉम उस आदमी को पानी देता है। आदमी पानी पीता है और अचानक टॉम के चेहरे पर मुक्का मार देता है। जूलिया यह देखकर दौड़ती है, लेकिन आदमी तुरंत टॉम के सीने में एक अस्थायी भाला घोंप देता है। कुत्ता जूलिया को रोकता है, लेकिन वह खुद डर के मारे जम सी हो जाती है। जूलिया समझ जाती है कि अब वह अपने पति को नहीं बचा सकती और यॉट की तरफ भागती है। आदमी उसका पीछा करता है और उसकी बाजू में चोट लगती है। फिर भी जूलिया डेक पर चढ़ जाती है। बच्चे उसकी चिल्लाहट सुनकर दौड़ते हैं और उसकी मदद करते हैं। साथ में वो एक केबिन के दरवाजे बंद कर देते हैं। जूलिया कैसी और बेन को लॉकर में छिपा देती है। अपनी बेटी को फ्लेयर गन देती है और कहती है कि इसे सिर्फ आखिरी स्थिति में इस्तेमाल करना। हत्यारा दरवाजे तोड़ने में कामयाब हो जाता है। जूलिया पीछे के बाथरूम में छिपकर अपनी चोट ठीक करती है। वह गैलरी की ओर जाता है और खाने का डब्बा उठाकर यॉट में तलाश करना शुरू करता है। साफ दिख रहा है कि वह बहुत भूखा है और अब कोई सुरक्षित नहीं है। जूलिया अपने आप को बचाने के लिए किचन नाइफ उठा लेती है। हत्यारा केबिन में आता है, लेकिन जूलिया तुरंत यॉट से कूदकर नीचे छिप जाती है। हत्यारा पोर्ट होल से झांकता है, लेकिन उसे जूलिया दिखाई नहीं देती। कुत्ता जूलिया पर हमला करता है और मजबूरी में उसे मारना पड़ता है। हत्यारा कुत्ते की आवाज सुनकर बाहर जाता है और उसका शव देखता है। जूलिया यॉट के दूसरी तरफ के पोर्ट होल से वापस चढ़ती है, लेकिन सीधे हत्यारे के हाथ लग जाती है। वह उसे मारता है, सोफे पर फेंक देता है और गला दबाने लगता है। कैसी ये सब देखती है और समझ जाती है कि अब यही आखिरी उपाय है। वह लॉकर खोलती है और हत्यारे पर गोली चलाती है। गोली हत्यारे को पीछे धकेल देती है, लेकिन फ्लेयर गन से यॉट में आग लग जाती है। जूलिया बच्चों से कहती है कि भागो और खुद गैलरी की तरफ भागती है। हत्यारा, जो घायल है, फिर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन जूलिया उसे धक्का मारकर दूर कर देती है। फिर वह बैग उठाकर यॉट से कूद जाती है। बेन अपने पिता का शव देखता है। कैसी दौड़कर उसके पास जाती है और रोने लगती है। जूलिया अपने मृत पति को चूमती है, लेकिन जब वह देखती है कि हत्यारा जलते यॉट से कूद रहा है, वह बच्चों को लेकर यॉट छोड़ देती है। पीछे से यॉट विस्फोट हो जाता है। परिवार पत्थरों भरे रेगिस्तान में दौड़ता हुआ आगे बढ़ता है और जल्दी ही एक चट्टानी कैनियन में शरण ले लेता है, जहां एक छोटा सा नाला बह रहा होता है, लेकिन पानी खारा है और पीने लायक नहीं। कैसी अपने भाई बेन के साथ थोड़ा पानी शेयर करती है, लेकिन वह पीने से इनकार कर देता है। बेन खुद को दोषी महसूस करता है। सोचता है कि हत्यारा इसलिए आया क्योंकि उसने गुब्बारे देख लिए थे। कैसी भी यही कहती है, लेकिन जूलिया उसे रोक देती है और समझाती है कि बेन ने कोई गलती नहीं की। जूलिया बच्चों से कहती है कि संभल जाओ, लंबा सफर अभी बाकी है। तभी वह पीछे हत्यारे को देखती है, जो अभी भी उनके पीछे आ रहा है। परिवार जल्दी से आगे बढ़ता है। शाम को बेन एक हैमरहेड शार्क का शव पाता है और उसे काटने की कोशिश करता है, लेकिन जूलिया हत्यारे को देख लेती है और बच्चों से दौड़ने को कहती है। वे चलते चलते पुराने समुद्र के तल पर पहुंचते हैं, जहां प्लास्टिक और कचरे के ढेर बिखरे हैं। रास्ते में वे पहले भरे हुए जहरीले कचरे के बैरल भी पार करते हैं। जूलिया बच्चों से कहती है कि डर के बावजूद आगे बढ़ो, क्योंकि हत्यारा अभी भी उनके पीछे है। कुछ ही देर में जूलिया देखती है कि बेन बहुत ज्यादा पानी की कमी से परेशान है। वह उसे आखिरी कुछ बूंदे पानी देती है। कैसी बहुत परेशान हो जाती है और सोचती है कि अब उनका बचना मुश्किल है, लेकिन जूलिया उसे और बेन को हिम्मत देती है और आगे बढ़ने को कहती है। थोड़ी देर बाद वे पुराने समय में समुद्र में गिरी एक प्लेन के फ्यूजलेज तक पहुंचते हैं और आराम करने के लिए उसके अंदर छिप जाते हैं। जूलिया अपने परिवार की आखिरी फोटो देखती है और टॉम से अपनी पहली मुलाकात की कहानी याद करती है, जब टॉम डीकम्प्रेशन सिकनेस के चलते अस्पताल लाया गया था। बच्चे अपने पिता को याद करके रोते हैं और उससे आखिरी बार विदा लेते हैं। रात को कैसी किसी आवाज से जागती है और बाहर जाकर प्लेन के पास बैठ जाती है। अंधेरे में हत्यारा उसके पास आता है, अनअवेयर कि कैसी उसे जाल में फंसा रही है। जैसे ही वह उसे पकड़ने की कोशिश करता है, जूलिया अचानक हमला करती है और चाकू से उसे घोंप देती है। सुबह होते ही परिवार अपनी यात्रा फिर से शुरू करने की तैयारी करता है, लेकिन हत्यारे का शव खराब हो चुका होता है। साफ संकेत कि रेगिस्तान में इंसानों से भी खतरनाक कोई चीज मौजूद है। जूलिया मैप देखती है कि आगे का रास्ता कौन सा है। तभी बेन अचानक आगे दौड़ जाता है। जूलिया उसे रोकने के लिए चिल्लाती है, लेकिन वह खारे पानी की गड्डी की तरफ भागकर कुछ घूंट पानी पी लेता है। जूलिया उसे खींचकर दूर ले जाती है, लेकिन बेन जल्द ही बीमार पड़ जाता है। वे कुछ प्लास्टिक की कुर्सियों के पास पहुंचते हैं और धूप से बचने के लिए एक अस्थायी शरण बना लेते हैं। अंदर थोड़ा आराम करते समय जूलिया अचानक अजीब आवाजें सुनती है। वह बाहर जाती है और जो देखती है उससे उसे तुरंत बच्चों को जगाना पड़ता है। खतरे को समझते ही बच्चे दौड़ने लगते हैं। थोड़ी दूर पर वे एक बड़ा जहाज देखते हैं, जिसके आसपास क्रैश हुए कंटेनर पड़े हैं और कुछ लोग इधर उधर घूम रहे हैं।
जूलिया उन्हें मदद के लिए बुलाती है, लेकिन लोग हजारों विशाल केकड़ों को देखकर कंटेनर में कूदकर दरवाजे बंद कर लेते हैं और उसकी कोई मदद नहीं करते। जूलिया, कैसी और बेन कंटेनर के ऊपर चढ़ जाते हैं। केकड़े जूलिया की टांग में चोट पहुंचाते हैं, लेकिन वे तीनों ऊपर बैठकर देखते हैं कि केकड़े दरवाजे की दरार से अंदर घुसकर लोगों को मार देते हैं, चाहे लोग कितनी भी कोशिश करें। जूलिया अपनी टांग पर स्कार्फ बांधती है और थकान और दर्द से बेहोश हो जाती है। अगली सुबह वह डर के मारे अकेली जागती है और बच्चों को बुलाती है। पता चलता है कि केकड़े आगे बढ़ गए हैं और बच्चे खाने और हथियार खोजने के लिए नीचे उतर गए थे। जूलिया अपनी चोट पर हीट लगाकर उसे संभालती है, जबकि बेन कंटेनरों में पड़े हथियार और सामान देखता है। खोजते खोजते उन्हें किसी मृत व्यक्ति की जेब में थोड़ा खाना और पानी मिलता है। जूलिया एक रेडियो ढूंढती है और नट्टो से संपर्क करती है। नट्टो बताता है कि उसे भी गहरे समुद्र के खतरनाक जीवों ने हमला किया था। उसने देखा है कि समुद्र जल्दी लौटेगा, इसलिए ये जीव बाहर आ गए हैं। जूलिया बच्चों की सुरक्षा के लिए मदद मांगती है, लेकिन उसे नहीं पता कि कहां जाना है क्योंकि मैप खो गया है। नट्टो फ्लेयर फायर करता है। बेन दिशा देखकर तुरंत परिवार को उस ओर ले जाता है। कुछ ही देर में वे दूर पीली सबमरीन देखते हैं। पहुंचने में मुश्किल होती है क्योंकि पुराने समुद्र के तल की जमीन खुरदरी और कठिन है। कैसी अपनी मां की बचाने वाली बातें सुनकर नाराज होती है, लेकिन जूलिया कोई जवाब नहीं देती और परिवार को आगे बढ़ने के लिए धकेलती है। उन्हें एक कैनियन से गुजरना पड़ता है जो जहरीले कचरे से भरा हुआ है। बीच में एक चट्टान गिरती है और जूलिया बच्चों से अलग हो जाती है। वह उन्हें कहती है कि आगे बढ़ो, लेकिन जब कैसी रुकती है तो जूलिया उससे विनती करती है कि अपने भाई को बचाओ। कैसी और बेन कैनियन से निकलकर सबमरीन तक पहुंच जाते हैं। अंदर कोई नहीं है। तभी नट्टो गंभीर रूप से घायल होकर नाव के पीछे से निकलता है। वह बताता है कि अब उसका बचना मुश्किल है और बच्चों से कहता है कि सबमरीन में चढ़ जाए। कैसी अपनी मां के पास लौटती है जो केकड़ों से लड़ रही होती है। उसकी गोली लगभग खत्म हो चुकी होती है। कैसी चट्टान पर चढ़कर मां का हाथ पकड़ती है और दोनों सुरक्षित सबमरीन में पहुंच जाते हैं, लेकिन केकड़े नट्टो पर हमला कर देते हैं और उसकी मौत हो जाती है। परिवार सबमरीन में चढ़ जाता है और उसी समय एक बड़ी समुद्री लहर आती है। लहर सबमरीन को उठाकर चट्टानों के ऊपर ले जाती है। जूलिया बीते कुछ दिनों को याद करते हुए बेहोश हो जाती है। जब वह जागती है तो सबमरीन रुक चुकी होती है। जूलिया हैच खोलती है और परिवार बाहर निकलता है। सामने उन्हें एक उजड़ा हुआ शहर दिखाई देता है और यही फिल्म खत्म होती है।